स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय जो पीटी का परीक्षा का प्रीवियस ईयर चल रहा है 29/1/2017 में जो पूछा गया प्रश्न है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो भी है आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना और उससे अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए आपको उसके वैल्यू को पता करना ज़रूरी है कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और किस आधार पर पूछा जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग पढ़ने से आपका तैयारी अच्छा होगा। वैसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, परंतु आपको सब्जेक्ट और उसका लेवल पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रीवियस ईयर से पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन है 51 से है। तो आप लोग 50 तक क्वेश्चन देख लिए थे और एनालिसिस भी देख लिए थे। तो आप लोग अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राज शहर यहाँ पर है, यानी कहाँ पर है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंगोला। तो इसका जो ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, उसके साथ चला जाएगा इसका आंसर बी के साथ। तो देखिए ग्राज जो है ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया राज्य की राजधानी थी, ठीक है ना। वियना के बाद जो है ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर ये बना था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए के साथ 5.5 घंटे हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ले तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को भारतीय मानक समय माना गया है। भारत का मानक ग्रीनविच माध्य समय से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है तो उस समय भारत में शाम 5:30 बजता है। क्लियर। तो इसके बारे में आप लोग देख लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान यानी कि गीला जो है सतह यानी स्थान कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है। तो हम लोग इस पे आंसर पे बात करें तो ये है एशिया। क्या है? एशिया। तो एशिया आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका क्वेश्चन है 54 नंबर, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 54 का आंसर जो है ऑप्शन सी के साथ आइसोबात के साथ चला जाएगा। तो मानचित्र पर समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाला जो रेखा होता है उसको आइसोबात कहा जाता है। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन सा। हरिकेन या टोर्नेडो या बोरा या साइक्लोन। तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी बोरा के साथ चला जाएगा। बोरा एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग उच्च भूमि से ढाल की ओर प्रभावित होने वाली शीत झंझावात के लिए किया जाता है। यह उत्तर पूर्व से आने वाली ठंडी और विशिष्ट रूप से शुष्क तथा झोंकेदार हवा है। बोरा हवाएं वर्ष में किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, लेकिन प्रायः ये हवाएं शीत ऋतु में अपने चरम पर होती है। सामान्यतः इन तेज हवाओं या बोरा हवाओं की आवृत्ति गर्मियों में 1 दिन प्रति माह या उससे कम और सर्दियों के दौरान 6 दिन प्रति माह होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यह नदी दिल्ली में है, कौन सा नदी दिल्ली में है। तो आपका 56 का आंसर आपका यमुना के साथ चला जाएगा, जो कि आपको पता होगा कि दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इरावदी नदी इसमें जा मिलती है, किसमें जा कर के मिलती है? तो 57 का ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाता है। तो इरावदी नदी बंगाल के खाड़ी में मिल जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और इरावदी नदी म्यांमार में उत्तर से दक्षिण तक प्रवाहित होती है, यह भी ध्यान में रखना है। यह देश की सबसे बड़ी नदी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जल मार्ग भी है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? तो 58 का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए फ्योर्ड के साथ चला जाएगा। तो फ्योर्ड जो है आपको एक उथला विस्तार है जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है, इसको फ्योर्ड कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना, दुनिया का। तो ये भी आप लोगों को शायद याद होगा। तो इसका 59 का आपका ऑप्शन सी के साथ ग्रीनलैंड के साथ चला जाएगा। तो ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, जो कहाँ पर है? आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है यह एक संग्रथित फल है, कौन सा संग्रथित फल है? तो इसका जो आंसर आप लोगों का जाने वाला है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सहतूत। कौन सा? सहतूत। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है 61 नंबर विज्ञान और गणित में। अब हम लोग चलते हैं। तो लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? तो 61 का ऑप्शन बी सही है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो लाइपेज द्वारा वसा का जल अपघटन से क्या होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल उत्पन्न होता है। मनुष्य में वसा का पाचन किससे होता है? पायसीकरण के साथ आरंभ हो जाता है और क्षुद्रांत यानी कि इलिये के समाप्त होता है, जहां पचित वसा का वसीय अम्ल के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है। ग्लिसरॉल को अंततः लैक्टिल में अवशोषित कर लिया जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है मात्रा यूटी प्लस कैपिटल टी चिन्हों का क्या अर्थ सामान्य में है या सामान्य का आयाम है? तो इसका 62 का आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, एलटी के साथ। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होता है जिनका आकार क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है आपका 63 का बी के साथ चला जाएगा, यानी कि जो है 10 के पावर -8 मीटर से क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो 63 में आपका परंपरागत भौतिक जो नियम है वो और 10 के पावर -8 के आकार वाले कणों पर लागू होता है, यानी कि कम जो होता है 10 के पावर उस पर लागू होता है, ठीक है। क्योंकि लगभग 10 के पावर 8 मीटर का आकार वह आकार है जब परंपरागत और क्वांटम यांत्रिक के मध्य कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है, ठीक है ना, और यह एक सतत परिवर्तन है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है वो क्या होगा? तो आपका ऑप्शन 64 का बी के साथ चला जाएगा, स्थैतिक घर्षण बड़ा होगा गतिज घर्षण से, और अगर इधर से आप लोग देखेंगे तो रोलिंग जो घर्षण है उससे बड़ा होगा गतिज घर्षण और उससे बड़ा हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। तो इस तरह से आपका इसके साथ आंसर चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व P के मध्य यह संबंध है, कौन सा संबंध होगा? तो 65 का जो आंसर है आप लोगों के साथ चला जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। v जो है v² समानुपाती है √1/ρ के। तो इसको जो है आप लोग किस तरह से देख सकते हैं? तो ये जो है ना एक ठोस में वेग का जो है वो इसका फार्मूला होता है, जो कि आप लोग इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा।
बैगनी प्रकाश के लेमडा का परास mn में है कितना होना चाहिए? तो 66 का आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 450 से 500। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए आपको क्या उपयोगी है, इसका आंसर आपका 67 का चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन सी, प्रकाशीय तंतु के साथ। तो आपका जो प्रकाशीय तंतु होता है कांच या प्लास्टिक से बना होता है। यह एक तंतु होता है जिसकी लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में तथा मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात आप लोगों को पता होगा, कौन सा होगा? तो 68 का ऑप्शन बी 22 दिसंबर को चला जाएगा, जो कि कुछ ही दिन पहले हुआ था। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो आपका 68 का आंसर उसके साथ चला जाएगा। आपको बता दूं तो दिसंबर अयानांत यानी कि 20, 21, 22 या 23 दिसंबर को आता है। उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर झुका रहता है। इस उत्तरी गोलार्ध में वह दक्षिण अयानांत है जहां वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयानांत में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच क्या संबंध होगी? तो 69 का जो आपका आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा कि फोर्स समानुपाती हो जाता है किसके? 1/r² के। तो आपका 69 का जो है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, कौन सी बातें सत्य है? तो आपका 70 का ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अधिक है। क्लियर? तो आपको बता दूं कि चुंबकीय प्रवृत्ति को बाह्य क्षेत्र की शक्ति द्वारा क्या किया जाता है? विभाजित आंतरिक ध्रुवण के आकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। लौह विद्युत सामग्रियों जैसे कि हो गया लोहा, कोबाल्ट और निकेल की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि प्रति चुंबकीय मान ऋणात्मक होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो ये क्या होता है? तो 71 का जो आप लोग लगाने वाले हैं ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। तो आपको बता दूं ये जो है आपको 71 नंबर वो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, दो संख्या x और y का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 4 और कितना है? 48 है। तो x y का मान क्या होगा? तो समझ पा रहे होंगे कि x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 48 है। तो आपको एक फार्मूला याद होगा। कौन सी फार्मूला याद होगा? तो लस इंटू मस बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आपको लस और मस दे दिया है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पूछ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लोग वो क्लियर आ जाएगा समझ में। परंतु ये बहुत छोटा सवाल है, जैसा कि उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? लस गुने मस। तो पहली लस कितना हो गया आपका? 48 और मस हो गया 4। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 192 ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फिर आपका है नेक्स्ट फार्मूला से है ये सवाल। तो दो भिन्नों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य के विषय में क्या सही है? तो देखिए, आपको अगर महत्तम समावर्तक निकालना होगा
क्या है, फ्रैक्शन का, यानी बटा पर के अगर आपको लघुत्तम महत्तम दे दिया जाए तो किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आपको अंश का महत्तम लेना होगा समावर्तक और नीचे हर का लघुत्तम समावर्तक। तो यही बात आपका 73 का ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आप बाकी जो भी है वो सब गलत है। आपको फार्मूला लसा का याद होनी चाहिए जो कि बहुत सिंपल है। आपको 5-6 क्लास में ये सारे चीज़ मिल जाएंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 48, 108 और 140 का महत्तम समावर्तक है। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है तो आप लोग इसको जानते हैं, अगर नहीं जानते तो थोड़े से बात में जानते ही होंगे आप लोग। तो जो सबसे बड़ा संख्या होता है जिससे सारे संख्या कट जाए वही महत्तम समावर्तक होता है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 5 से नहीं कोई कट रहा है, 5 से सभी नहीं कट रहा है, 7 से कोई नहीं कट रहा है, सभी नहीं कट रहा है, परंतु 4 से 48 भी कट जाएगा, 108 भी कट जाएगा, 140 भी कट जाएगा, आपका 2 से भी कट जाएगा, परंतु छोटा वाला नहीं लेना है। महत्तम वो होता है जो बड़ा संख्या हो जो सभी को काट दे, तो वही महत्तम होता है। तो आपको बिना बनाए बिना पेन का यूज किए आपका ऑप्शन सी के साथ इसका आंसर चला जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है 75 वह है सेल्सियस पैमाने में 5 फ़ारेनहाइट फ़ारेन जो है किसके बराबर होगा, टेम्परेचर से है। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको पेन और कॉपी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आपका ऑप्शन डी आपके साथ चला जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन देख ले। जैसा कि आप लोग फार्मूला देख पा रहे होंगे, C/5 बराबर है F माइनस कितना है 32, ठीक है ना, और बटा में 9 है। ये आपका फार्मूला है। आपको अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, आप जिसका वैल्यू दिया जाएगा उसका रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो जैसा कि ये जो है आपका कहाँ से कहाँ चला जाएगा, C का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो C के जगह पर आप लोग खाली छोड़ देंगे, क्लियर। और आपको F के जगह पर कितना दिया हुआ है तो 5 दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, क्लियर। तो इसमें फ़ारेनहाइट के जगह पर फ़ारेनहाइट रख देना है। उसके पश्चात बटा में जो 9 है वो लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई और इसमें इससे, क्लियर। तो आपको बता दूं कि अगर इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 9C आ जाएगा, क्लियर। और इधर अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पहले हम बता दें कि इससे पहले भी आपको इजी से कैलकुलेशन हो जाएगा। C/5 ही रहने दीजिए और इधर पहले घटा लीजिए। घटाने के बाद आपको कितना आ जाएगा, माइनस में 27 आ रहा है, कितना आ रहा है 27 आ रहा है, और बटा में 9 आ रहा है। तो उसके पश्चात हम काट ही देंगे तो मल्टीप्लाई करने में आपको सुविधा होगा। तो आप क्या करेंगे, अब नीचे में क्या है, नहीं कुछ तो 1 है, अब C में 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो C हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने पर -15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका -15 के साथ ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका 25 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसी तरह से ये श्रेणी चलता है। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव बिहार एसएससी के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट से आप लोग जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।